अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नजम सिटी शो। मैं हूं फरवा वहीद और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सिटी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में तबाहकारियों का सिलसिला जारी है और आपको ये बताऊं कि हर 7 में से एक शख्स सैलाब की वजह से मुतासर हो रहा है। यानी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 3 करोड़ 30 लाख लोग अब तक मुतासर हो चुके हैं और अमवात की तादाद जो है वो 1000 से तजावुज़ कर गई है। ऐसे में हम अपने दोस्त ममालिक की जानिब भी देख रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब हमने देखा, हमने ऑस्ट्रेलिया की जानिब देखा, हम अपने साथी दोस्तों की जानिब देख रहे हैं और ऐसे में इमदाद का सिलसिला भी शुरू हो गया है, खा वो चीन हो, ऑस्ट्रेलिया हो या अक़वाम मुत्तहिदा। और हमने ये भी देखा कि हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी इजलास बुलाया और उस पर जो फ्लड रिस्पॉन्स है उसको मुनक्किद किया, उस पर बातचीत की। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान साहब भी पीछे नहीं रहे। इमरान खान साहब ने भी टेलीथॉन कर डाली और उसमें 1.5 घंटे के मुख्तसर से अरसे में 5.5 अरब रुपए इकट्ठे कर दिए। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी पीछे नहीं है। लेकिन सवाल ये है सिटी साहब कि यहाँ पर हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, यहाँ पर हुकूमत भी लगी है किस तरीके से हम फ्लड रिलीफ रिस्पॉन्स जो है वो करें। बिलावल साहब भी कोशिशें काविशें कर रहे हैं, पीटीआई भी कर रही है, लेकिन इल्ज़ामात की सियासत थमी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए हैं। केपीके के जो वज़ीर आला हैं वो कह रहे हैं कि हमारा विफाक से कोई इस वक्त ताल्लुक ही नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। सैलाब इतना बड़ा इशू है, ऐसे इश्यूज़ में तो हुकूमतें सर जोड़ के बैठ जाती हैं अपोजिशन के साथ, तमाम स्टेक होल्डर्स एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं, लेकिन यहाँ पर सैलाब के नाम पर शदीद सियासत की जा रही है। आपका इस पर क्या तबसरा है? देखिए, बिल्कुल सियासत चल रही है। वो तो उसी दिन नहीं रुकी थी जिस दिन इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं तो जल्द से जुलूस जारी रखूँगा और इसमें तो कोई रुकावट नहीं होगी। तो इसका मतलब है उनकी तरफ से तो सियासत जारी रही। फिर आपने देखा उनकी तरफ से ये IMF के ऊपर जो बातचीत हुई शौकत तरीन साहब की और झगड़ा साहब की, वो भी सियासत चल रही थी। फ्लड्स चल रहे थे, लोग डूब रहे थे। जैसे आपने अभी बताया कितने लोग डूब गए हैं और मुतासर हुए हैं। और इस तरीके से खान साहब की सियासत और उनकी सियासी जमात की सियासत तो रुकी नहीं। यहाँ तक कि शहबाज शरीफ साहब ने ये एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी कॉल की थी इसके ऊपर। अब इनका ये कहना है हमें दावत नहीं दी, उनका कहना है कि हमने ऑल पार्टीज़ को बुलाया था। मगर बात यह है कि ये तो वैसे भी उनसे बैठने से इनकार कर रहे हैं ना हर जगह पे। वो तो पार्लियामेंट में भी इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, हालांकि वो आईनी एक रिक्वायरमेंट है। तो मैं समझता हूँ ये तो पॉलिसी के तहत है। इमरान खान इन लोगों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, खा वो आवाम के लिए हो या किसी और चीज़ के लिए हो। तो ये तो अब वाज़े हो गया। अब आइए आप बात ये जो सारी बातें चल रही हैं फरवा के, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि उन्होंने 130 अरब रुपए इकट्ठे कर लिए यूनाइटेड नेशन से। उन्होंने अपील की थी और कहते हैं मैंने आधे घंटे में इतने इकट्ठे कर लिए। खान साहब कहते हैं मैंने 1.5 घंटे में 5.5 अरब रुपए इकट्ठे कर लिए। बड़ी अच्छी बात है अगर ऐसे हो गया। मगर मैं इसमें एक जिसे कहते हैं ना अंग्रेज़ी का मुहावरा वर्ड ऑफ कॉशन, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कमिटमेंट्स होती हैं या प्लेजेस होते हैं। ये नहीं होता कि वो पैसे आपको मिल जाते हैं। कोई कहता कि जी मैं आपको इतने अरब रुपए दे, वक्त आता है देने का तो पता चलता है कि उन्होंने आधे ही दिए, कमिटमेंट ज़्यादा थी क्योंकि पब्लिसिटी है ना कि जी हमने इतने दिए, इतने दे रहे हैं, इतने दे रहे हैं, इतने दे रहे हैं। और यहाँ भी कोशिश है, ये रेस लगी हुई है कि कौन ज़्यादा इकट्ठे कर सकता है। तो इसलिए ये बढ़ा चढ़ा के ये बात होती है। अगर तो यूनाइटेड नेशन से बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि $500 बिलियन उन्होंने उनको प्लेजेस मिल गए हैं, तो मैं समझता हूँ उससे आधा भी अगर आ गया तो बड़ी गनीमत होगी। इसी तरीके से खान साहब कह रहे हैं कि जी उनको 5.5 अरब रुपए की प्लेजेस हो गई हैं। इसमें देखना ये है कि आते एक्चुअली पैसे कितने आते हैं, और दूसरा ये भी देखना है कि इसमें से पंजाब हुकूमत ने कितने दिए हैं और केपी हुकूमत ने भी कितने दिए हैं। ये भी तो देखना है ना, क्योंकि इनके अंदर जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी प्लेज कर रही हैं कि जी हम आपके खाते के अंदर ये पैसे दे रहे हैं। हालांकि उनका तो जवाब बनता नहीं है किसी को फंड में दें, वो तो खुद फंड कलेक्ट करते हैं और अपने बजट में से ये काम करते हैं। तो इसलिए ये सारा मतलब है कि ये सारी बातें ही हैं। अब एक्चुअली क्या होगा और कब पैसे आएंगे, जब पानी सर से गुजर गया होगा तो फिर पैसे आएंगे, फिर इकट्ठे होंगे। तो सवाल वही आता है कि ये हमने जो इदारे बनाए हुए हैं और जो बजट्स उनको दिए हुए हैं अपने बजट्स के अंदर, वो मुनासिब नहीं है। अब ये NDMA की जिक्र बात होती है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट
एजेंसी, इसका जो नाम ही है वो ये कहता है कि इनका काम ही ये है कि पहली बात तो ये है कि देखना कि इस किस्म का कोई हादसा होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा, मगर वो तो क्लाइमेट एजेंसीज करती हैं, वो आपको बता देती हैं कि जी बारिशें होने जा रही हैं, इतनी ये तवक्को है, ये टाइम पे होगा। इनका काम ये है कि तैयारी करना, मैनेज करना कि जब ये डिज़ास्टर आ रहा है उसके लिए पहले क्या तैयारी करनी है, जब आ जाएगा तो फिर कैसे उसको मैनेज करना है। उसके लिए अरबों रुपए की ज़रूरत होती है, और बजट्स के अंदर ना इमरान खान ने इनको कोई पैसे दिए और ना ही इस गवर्नमेंट ने इस बजट के अंदर कोई ख़ास पैसे दिए हैं। 3-4 अरब रुपए के साथ तो सिर्फ स्टाफ की सैलरीज पे होती है, और ये लंबे लंबे स्टाफ और सैलरीज बना लेते हैं, बड़े खूबसूरत दफ्तर बना लेते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं और कागज़ी कार्रवाई करते रहते हैं, और जब इस किस्म का हादसा होता है तो ये नज़र ही नहीं आते आपको। और बाय द वे ये सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट नहीं करती, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने भी प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज बनाई हुई हैं, उनको भी कोई बजट्स नहीं मिलते, वो भी किसी किस्म की तैयारी नहीं करते। तो ये सिर्फ खाते खुले हुए हैं ब्यूरोक्रेसी के और रिटायर्ड अफसरों के वो पहुंच जाते हैं वहाँ, सैलरीज लेते हैं, पर्क्स लेते हैं, बेनिफिट्स लेते हैं, कागजी कार्रवाई करते रहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम एक वार्निंग इशू कर देते हैं कि हमारा ख्याल है कि ये ख़तरा आ रहा है, ख़तरा आ रहा है। अरे भाई ख़तरा आ रहा है वो तो आपको आपकी जो एजेंसीज मॉनिटर करती हैं मानसून को या फ्लड्स को या ग्लेशियर्स मेल्टिंग का, वो तो दुनिया के सब जगह आपको पता होता है। तो आप इंटरनेट पर जाएँ, गूगल पर जाएँ, तुम चली जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा। तो इनकी ज़रूरत क्या है हमें बताने की? तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट आती है वो इनको एम्पावर नहीं करती, इनको पैसे नहीं देती, इनको प्लानिंग के तहत तैयारी नहीं करती। मगर यही तो मामला है इस मुल्क में, जब भी कोई डिज़ास्टर होता है तो कोई तैयारी नहीं होती कि ये डिज़ास्टर होगा या नहीं होगा। अब बात ये है, दुनिया में ये क्लाइमेट चेंज का चर्चा जो है ये अब बहुत ऊपर चला गया, बहुत हाई लेवल पे चला गया। हर मुल्क के अंदर तैयारी हो रही है कि अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से तब्दीली आ रही है वेदर के अंदर और डिज़ास्टर्स होंगे। ईरान के अंदर भी फ्लड्स आ गए, इधर भी हो गए, तो वहाँ उसकी तैयारी करनी पड़ती है। यहाँ कोई तैयारी नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि क्लाइमेट चेंज जो हमारी कंट्रीब्यूशन है टू एयर पोल्यूशन, वो एक 1% है। दुनिया में जो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड जो इश्यूज चल रहे हैं और पोल्यूशन जो हो रही है उसमें हमारा 1% का हिस्सा है। मगर जो जब इफेक्ट होता है क्लाइमेट चेंज, उसमें हमारा 10% क्लाइमेट जो डिज़ास्टर्स हैं वो पाकिस्तान में होते हैं, क्योंकि वो ऊपर से ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं और ये फ्लडिंग होती है। जाते जाते मैं ये बात कह दूँ, हमें ये कहा जाता है और ये डेटा ये बताता है कोट अनकोट कि पाकिस्तान में पानी की शदीद कमी है। इट्स अ वाटर स्केर्स कंट्री। पानी जो है हमें बहुत ज़रूरत है। हमारी जो कैनाल सिस्टम है, रिवर सिस्टम है, उसके अंदर जो पानी आता है वो ज़ाया हो जाता है। बारिशों का पानी कलेक्ट नहीं होता, वो ज़ाया हो जाता है, समुद्र में चला जाता है या फ्लड्स के ज़रिए तबाही कर देता है। और इसके बावजूद हमें हर साल अपने क्रॉप्स के लिए उतना पानी नहीं मिलता जितना हमें मिलना चाहिए। तो इसके लिए तो सोल्यूशन बड़ी सिंपल सी थी ना। सोल्यूशन यही थी कि पक्के तकड़े डैम्स बनाए जाएं जहां रेजर्वॉर्स हों। डैम सिर्फ बिजली बनाने के लिए नहीं, वो भी होना चाहिए, मगर रेजर्वॉर्स भी होने चाहिए जहां पानी इकट्ठा करके आप रख सकें, उसको रेगुलेट कर सकें। हालात यहाँ ये है कि तरबेला के बाद इन्होंने कोई डैम नहीं बना सके रेजर्वॉर वाला। और जो इन्होंने छोटे मोटे डैम्स बनाए हैं जहाँ बराज किस्म की चीज़ें बनाई हैं, वो तो बहुत से तो टूट गए हैं इस पानी की वजह से। तो अफसोस इस बात का है। अब बलूचिस्तान वाली बात ले लें, ये 20 साल से ये डिबेट चल रही है कि बलूचिस्तान एरिड इलाका है, वहाँ पहाड़ हैं या काश नहीं होती, बहुत से इलाके हैं, पानी की कमी है। और वहाँ अगर ये रेजर्वॉर्स बना लें छोटे छोटे, जहाँ रेन वाटर या फ्लड वाटर कलेक्ट हो जाए, 30-40 छोटे छोटे रेजर्वॉर्स बना लें, आर्टिफिशियल लेक्स जिसे कहते हैं, जहाँ पानी इकट्ठा हो जाए, तो उसके साथ वो सारा का सारा जो बलूचिस्तान का एरिड जोन है वो ज़िंदा हो सकती है। जैसे इसराइल ने किया कि पानी जो है वो पहुँचा दिया उन्होंने। तो यहाँ तो पानी आता है और फ्लड के तौर पे दरियाओं में चला जाता है और समुद्र में चला जाता है और लोग मारे जाते हैं और ज़मीनें तबाह हो जाती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का मसला ये है कि हमारी जो प्रायोरिटी रही है पैसे खर्च करने की, वो आवाम पे ऊपर नहीं रही, अपने जो हमारा एग्रीकल्चरल सिस्टम है उसको सस्टेन करने के लिए नहीं रही। और अब क्लाइमेट चेंज की वजह से और भी मुश्किलात, ना कोई डैम बन सकता है, जो बनता भी है अभी वो भी आधा टूट जाता है जब इस किस्म की कोई चीज़ होती है, वहाँ भी नंबर 2 काम होता है। तो ये मुल्क की बड़ा बुरा हाल है। हमारी जो रूलिंग क्लास है, जो ब्यूरोक्रेसी, सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है जो चलाती है इस मुल्क को, बड़ी डेवस्टेशन की है उन्होंने। सियासतदान आते हैं,
अगर तो कोई सियासतदान आए या कोई सियासी जमात आए और उन्हें पता हो कि हमने 5 साल रहना है, तो हमने ये काम करना है, और 5 साल के बाद पहले साल हम रिबन काटेंगे और 5 साल के बाद फिर हम रिबन काटेंगे, बटन दबाएंगे और पानी आ जाएगा, तो फिर तो वो इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे सड़कों बनाने में और ओवरहेड ब्रिजेस बनाने में साल में बन जाती है, दिखा सकते हैं लोगों को कि हमने ये किया है। अब डैम्स बनाने हैं तो इसके लिए तो पैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसके लिए वक्त भी ज़्यादा लगता है, 8 साल लग जाते हैं, 5 साल लग जाते हैं। यहाँ हर हुकूमत जो आती है उसको पता ही नहीं होता कि हम 5 साल काटेंगे कि नहीं। जड़ी हुकूमत आती है उसको सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी उसको निकाल देती है 2.5 साल के बाद, 3 साल के बाद। अब खान साहब के साथ सारी ब्यूरोक्रेसी इनके साथ खड़ी थी, फिर भी ये 5 साल नहीं काट सके। तो ये सूरत हाल है इस मुल्क में कि सियासतदान का भी एक प्रॉब्लम है कि जब वो आते हैं उनका ये ख्याल होता है कि हम वो काम करें जिसके नताइज जो है सामने नज़र आएँ और हमें नंबर हमें मिल जाए आवाम के दिलों में। ये डैम्स बनाना है, अब सिर्फ जो यहाँ डैम्स बने वो अयूब खान के, जनरल अयूब खान के ज़माने में बने हैं, जिसकी जिक्र होता है, बंगला डैम है, ये तरबेला डैम। तो वो 10 साल रहे, उन्होंने कर दिया। ज़ियाउल हक साहब 10 साल रहे, कुछ नहीं किया। मुशर्रफ साहब 10 साल रहे, कुछ नहीं किया। हमें कहा कि हम कालाबाग डैम बनाने जा रहे हैं, आज तक वो कालाबाग डैम नहीं बना। उसके ऊपर हर सियासतदान और ब्यूरोक्रेट अपना प्रोविंशियल पॉइंट ऑफ व्यू लेके खड़ा हुआ है और रुकावट बनाई हुई है। तो इस किस्म की सिचुएशन है। हमारी जो रूलिंग क्लास है, जो हमारा तबका है जो इस मुल्क को चलाता है, वो कम्प्लीटली बैंकरप्ट है और करप्ट है और बैंकरप्ट है, और उनसे ये तवक्को की जाए कि आवाम की बेहतरी के लिए वो कुछ करेंगे, वो कभी कुछ नहीं करते। आप कराची का हाल देख लीजिए ना, कराची आपका मेगा सिटी है, आपकी सारी रेवेन्यू कराची से आती है, ये ड्यूटीज़ वगैरह एंड सो ऑन, इंडस्ट्री है वहाँ, और उनका बारिशें होती हैं तो क्या हाल हो जाता है, क्योंकि सियासतदान और सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी आपस में लड़ते रहते हैं और कराची जो है उसको तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये हमारी रूलिंग क्लास का ये प्रॉब्लम है। आप ये NDMA इनको कोई ब्लेम ना करें, उनको ना कोई पैसे देता है, और जो आते हैं वो 2.5 साल 3 साल के बाद छुट्टी हो जाती है, उनको भी पता होता है। तो ये बैठे रहते हैं, तनख्वाहें लेते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, लैंड क्रूजर्स चलाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और हर 2 मिनट के बाद एक नोटिफिकेशन कर देते हैं कि जी तबाही आ रही है, तबाही आ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो। सड़ी साहब, लेकिन यहाँ पर एक अहम सवाल ये है कि अब तो ये डिज़ास्टर आ चुका है, चाहे ये गफलत की वजह से आया या इसे यूँ कह लें कि नेचर ने किया है, हम संभाल नहीं पाए इस पानी को। लेकिन एक सवाल ये है कि इसके बाद जो खुराक की किल्लत है उसमें बिलाशुबा बड़ा इजाफा होने वाला है। ज़ाहिर है चूँकि हम अब गंदम भी इंपोर्ट करेंगे, हम बाकी चीज़ें भी इंपोर्ट करेंगे और इसमें हमारे ख़र्चे भी बढ़ेंगे। ऐसा इकबाल साहब के बकौल कि हमें 6 साल लग सकते हैं रीहैब करने के लिए सारी सिचुएशन में, और 10 अरब डॉलर भी चाहिए। आप समझते हैं कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने कल बड़े वाज़े तौर पे एक दिन में 2 दफ़ा ही कह दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह दिया, निजी TV पे भी उन्होंने कह दिया कि जी हम अपने दोस्त हमसाए ममालिक हैं भारत से, हमें अपनी तिजारत जो है वो दोबारा बहाल करनी पड़ेगी। अब जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है अब से कुछ देर पहले, उसमें तो ज़ाहिर उन्होंने मंजूरी दे दी है, हम ईरान और अफ़गानिस्तान से टमाटर प्याज के लिए तैयार हो चुके हैं, परमिट हो चुका है। आप समझते हैं कि अब ये वक्त आ गया है कि भारत के साथ भी हम कम से कम प्याज, टमाटर और जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं उस पर अब तिजारत बहाल कर लें? देखिए, 2 साल पहले जनरल बाजवा ने एक कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में एक बात कही थी कि पाकिस्तान अपना रुख, सियासी रुख जो है वो बदल रहा है, बदलना चाहता है और बदलेगा। हम जियो स्ट्रेटजी की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, जियो इकोनॉमिक्स की तरफ तवज्जो देंगे। और उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम अब अपने हमसाए मुल्कों के साथ नॉर्मलाइज करेंगे तल्लुकात, ताकि हम तजारत की तरफ तवज्जो दे सकें और इकोनॉमिक अपलिफ्ट अपने लोगों के लिए। और लड़ाई, जंग, जिहादवाद, इशारा ये था कि अब वो हम उधर उसको ख़त्म करने जा रहे हैं। हम अपनी लोगों की भलाई के लिए इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस करेंगे ताकि कुछ डेवलपमेंट हो। उस सिलसिले में उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स जो हैं वो अमेरिका भी है और यूरोप भी है, और इसलिए उनकी तनकीद करना मुनासिब नहीं है, इशारा था। उसके बाद हमें ये पता चला कि इमरान साहब की कॉमर्स मिनिस्ट्री, जो कि खान साहब जिसके ख़ुद मिनिस्टर थे, उन्होंने ऐलान किया ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी कि हम हिंदुस्तान से तजारत, लिमिटेड तजारत खोल रहे हैं, और वहाँ से हम कुछ चीज़ें इंपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए, ख़ुसूसन वो चीज़ें जिनकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जब काबीना में ये गया मामला 3 दिन के बाद,
तो खान साहब ने यहाँ यू टर्न ले ली। खान साहब ने पहले ओके किया एज मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, जिसकी बेसिस के ऊपर हमाद अजहर ने अनाउंस कर दिया कि जी हम इंडिया से ये इंपोर्ट करने जा रहे हैं, शॉर्टेजेस हैं यहाँ, प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, हमने अवाम का सोचना है। फिर जब कैबिनेट में गया तो वहाँ किसी ने कहा होगा, फवाद चौधरी जैसे बंदे ने ये ज़रूर कहा होगा, मुझे नहीं पता, मगर जैसे बंदे ने कहा होगा या बंदी ने कहा होगा, अभी भी कह रहे हैं, और शीरी मज़ारी साहिबा भी कह रही थी, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम हिंदुस्तान से तजारत करें। अगर हम ऐसी बात करेंगे तो ऑपोजिशन जो बाहर बैठी है वो हमें खा जाएगी, ये बात की होगी या की थी। तो खान साहब ने यू टर्न ले लिया। खान साहब ने कहा नहीं हम नहीं करेंगे। तो मैंने उस वक्त ये तज्ज़िया किया था, मैंने कहा था इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी परेशान होगी कि एक तरफ चीफ ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एक ऐलान कर रहे हैं कि हम इसकी तरफ जियो इकनॉमिक्स की तरफ जा रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ ये नहीं करने दे रहे। आज वही सूरत हाल हो गई। मिफ्ता इस्माइल ये कह रहे हैं कि हम सोच सकते हैं कि इंडिया से टमाटर और प्याज जो है और इस किस्म के वेजिटेबल्स जिनकी कीमतें यहाँ बढ़ गई हैं, और वहाँ से फौरी तौर से पंजाब, इंडियन पंजाब, चंडीगढ़ से मंगवा लें। अब चंडीगढ़ में आज प्याज की कीमत जो है वो 70 रुपये किलो है पाकिस्तानी, और जो टमाटर हैं वो भी कोई 90 रुपये किलो के करीब है। अच्छा, यहाँ प्याज की कीमत जो है वो 400 रुपये किलो हुई हुई है और टमाटर 500 रुपये किलो पे पहुँचे हुए हैं। तो अगर आप आज वहाँ से टमाटर और प्याज मंगवा लें, बॉर्डर साथ ही है, पंजाब चंडीगढ़ साथ ही है, यकीनी तौर पे 48 घंटे के अंदर अंदर ये सारा माल यहाँ आ सकता है। सड़क है, ट्रक्स आते आ रहे हैं, जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम हो सकता है। अफ़गानिस्तान के लिए तजारत चल रही है, इंडिया अफ़गानिस्तान की हमारे ज़रिए, तो ये तो मसला ही कोई नहीं है। मगर नहीं, क्योंकि सियासत हो रही है इस वक्त, और वो सियासत गंदी सियासत है कि यहाँ ये कहा जा रहा है कि फवाद चौधरी साहब का आज बयान आया है कि जी अगर इन्होंने यहाँ से वेजिटेबल्स मंगवाए, टमाटर या प्याज मंगवाए, तो हम इनको छोड़ेंगे नहीं, हम इनके पीछे पड़ जाएंगे और गद्दारी के इल्ज़ाम लगने शुरू हो जाएंगे। तो ये सिचुएशन है, ये अफसोस की बात है। अब ये बात कह रहे हैं कि ईरान से, टर्की से मंगवाएंगे, अब ये साथ अवेलेबल है। इंडिया ने तजारत बंद नहीं की थी, हमने तजारत बंद की थी अगस्त 2019 में, जब इंडिया ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था। हाँ, तो वो दिन है और आज का दिन है। और यहाँ तजारत जिसकी सख्त ज़रूरत है आवाम को कि उनकी बेहतरी के लिए, भलाई के लिए, वो सियासतदान जो हैं आजकल, PTI वाले जो हैं वो करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सूरत हाल है। ठीक है सरी साहब, बहुत सारे मामला थे जिस पर और भी तबसरा जो है वो हासिल करेंगे, और एक मामला ये है कि IMF से जो हम लास्ट किस्त ले रहे हैं, अब इन टोटल देखें तो वो $6 बिलियन की नहीं बल्कि $6.5 अरब की है। तो इस पर मज़ीद बात करेंगे, और वो जो ख़त पंजाब ने लिखा क्यों नहीं है, कहाँ मसला है, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद वेलकम नाजरीन। एक बड़ा यहाँ मामला हमने देखा और बड़ा दिलचस्प हो गया वो सिटी साहब, जब एक फ़ोन कॉल टैप की गई और फिर वो मीडिया की जीनत बन गई। शौकत तरीन साहब जो कि साबिक वज़ीर ख़जाना है, वफाकी वज़ीर ख़जाना है, उन्होंने पंजाब के मौजूदा वज़ीर ख़जाना और KP के मौजूदा वज़ीर ख़जाना को कायल करने की कोशिश की कि वो लेटर लिखें। ज़ाहिर है KP के वज़ीर ख़जाना ने लिख दिया, लेकिन एक बड़ा अहम सवाल सामने आ रहा है, वो ये है कि पंजाब के वज़ीर ख़जाना ने, मोहसिन लगारी साहब ने, ये लेटर क्यों नहीं लिखा, किसकी माँ पर नहीं लिखा? क्या काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अलग अलग डायरेक्शन में चल रही हैं पंजाब में? बात तो सही कह रही हैं आप कि पंजाब हुकूमत के किसी अफसर ने ख़त कोई नहीं लिखा IMF को, या इस किस्म की बात नहीं कही, ना फेडरल गवर्नमेंट को लिखा है। और उससे आपको इशारा लगारी साहब की बात से मिल ही गया होगा कि उनके जहन में ये था कि शायद ये रियासत के ख़िलाफ़ है इस किस्म की कार्रवाई करना। आज अखबारों में ये ख़बर छपी है कि जी उनको पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है, अफसर जो हैं, उन्होंने हदायत की कि आप ये काम मत करें, ये रियासत के ख़िलाफ़ है, और उन्होंने वो एडवाइस ले ली। अब यहाँ दो पहलू हैं इसके। एक तो ये है कि परवेज़ इलाही साहब पहले भी, आज भी और कल भी, वो इस्टेब्लिशमेंट के असासे हैं, और परवेज़ इलाही साहब कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, खा वो इमरान खान कहे या कोई और कहे, जो कि इस्टेब्लिशमेंट को अपसेट करे, जो पसंद ना आए इस्टेब्लिशमेंट को। तो ये तो जाहिर है कि इस वक्त सबसे बड़ा स्टेक IMF के प्रोग्राम के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का, ये मैंने एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा कहा है।
यही इसीलिए तो उन्होंने इमरान खान को सपोर्ट किया था कि आप करें ये काम। खान साहब जब नहीं कर पाए तो फिर वो तब्दीली आ गई। अब मिफ्ता इस्माइल और शहबाज शरीफ साहब के साथ सबसे पहले बात ही ये हुई थी कि अगर आपने आना है और रहना है तो फिर ये करना पड़ेगा। अगर आप आके ये नहीं करना चाहते तो फिर घर जाइए, इलेक्शन करवाइए, हम केयर टेकर्स के ज़रिए करवा लेंगे। ये मोटी मोटी बात मैं आपको अंदर की बता रहा हूँ। तो इन्होंने कहा नहीं हम करेंगे। इसके अंदर इनके आपस के दरमियान में भी कोई इश्यूज़ बने। मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं आप घर आ जाएं, इन्होंने कहा नहीं हम अवाम और नेशनल इंटरेस्ट के लिए करते हैं। वो अभी तक वही कह रहे हैं कि भाई ने हमारा बयानिया ये हमने अपनी सियासी जमात का असासा गवाया है, हाँ जी, और मुल्क को बचाने के लिए तो वो चला रहे हैं अपना बयानिया वो। तो अब सूरत हाल ये है कि परवेज़ इलाही साहब को तो पता है ना कि ये बयानिया है, और ये बयानिया इस्टेब्लिशमेंट का है कि जैसे भी है IMF को प्रोग्राम करना है, ये मुश्किल फ़ैसले करने हैं और हमने इस दलदल से निकलना है। अगर नहीं निकलेंगे तो और मसले बन जाएंगे। पहली बात है। दूसरी बात ये कि परवेज़ इलाही इसलिए कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसके साथ ये डिरेल हो जाए। और इसके आगे अब बढ़ी दूसरा पहलू इसका ये कि जो इस वक्त सीनियर अफसर हैं पंजाब ब्यूरोक्रेसी के, खान साहब ने परवेज़ इलाही को कहा है कि हम इनको तब्दील करना चाहते हैं। अच्छा, हम चीफ सेक्रेटरी को भी तब्दील करना चाहते हैं, हम 2-3 और अफसर हैं उनको भी तब्दील करना चाहते हैं। और परवेज़ इलाही ने इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें इस्टेब्लिशमेंट ने ये कहा है कि इनको तब्दील नहीं किया जाएगा, ये दयानतदार और सॉलिड अफसर हैं, इनको रखें यहाँ, काम करवाएं इनसे। आपको याद होगा जब इमरान खान साहब और बुज़दार की हुकूमत थी यहाँ, तो उस वक्त ये चीज़ चलती थी। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हिदायत होती थी इमरान खान को कि फ़लाने को चीफ सेक्रेटरी लगाएं, फ़लाने को प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाएं, और खान साहब जो थे वो कुछ और ही कर देते थे। फिर ये लड़ाई झगड़े चलते थे। ये उस वक्त का ये मामला चल रहा है। अब जो लोग लगे हुए हैं उनकी जो लॉयल्टी है, दैट लॉयल्टी टू द इस्टेब्लिशमेंट एंड टू द स्टेट। ख़ुसूसन मैं आपको एक इशारा करता चलूँ, उसके बाद बात वहीं छोड़ देनी चाहिए, आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। इस वक्त के जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, जो कि इसको यकीनी तौर पे मोहसिन लगारी साहब ने कंसल्ट किया होगा। ज़ाहिर है अगर आप मिनिस्टर हैं तो सबसे पहले मशवरा आपने जिसका लेना है वो आप अपने सेक्रेटरी का लेते हैं। ऐसे ही है ना, ये तो पता है सबको। तो उन्होंने फिर अपने फाइनेंस सेक्रेटरी का मशवरा लिया होगा। तो फाइनेंस सेक्रेटरी ने अगर आप थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करें तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या एडवाइस दी होगी। तो इससे ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता कि फाइनेंस सेक्रेटरी साहब भी जो हैं सॉलिड ज़बरदस्त अफसर, ठीक है, मगर ज़ाहिर है उनके भी तल्लकात इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं और इन सम वेज़ काफ़ी बराह रास्त हैं। तो इसलिए उन्होंने भी यही एडवाइस दी होगी कि सवाल ही पैदा नहीं होता सर ये काम करना, ख़त्म। सर लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि इतना बड़ा इशू है ये, इमरान खान साहब नाराज़ नहीं हुए परवेज़ इलाही साहब से? गुस्सा नहीं किया कि मैं आपको लेकर आया हूँ, अब ज़ाहिर है मजबूरी तो है, लेकिन इख्तलाफ तो हुआ होगा, नाराज़गी तो हुई होगी। देखिए ये कोई इशू नहीं है। इमरान खान साहब खुद तो हुकूमत बना नहीं सकते, तो परवेज़ इलाही ने हुकूमत बनाई है। खान साहब आज चाहें तो छोड़ दें हुकूमत, तो परवेज़ इलाही साहब फिर हुकूमत नहीं बना सकेंगे ना। इसीलिए एक प्रोग्राम में मैंने जिक्र किया था, मैंने कहा था कि जब खान साहब चाहेंगे कि पंजाब में इलेक्शन होनी चाहिए तो वो अपना सपोर्ट परवेज़ इलाही से वापस ले लेंगे। परवेज़ इलाही की हुकूमत नहीं खड़ी हो सकेगी। फिर या तो हमजा की गवर्नमेंट बनेगी, परवेज़ इलाही साहब को उधर जाना पड़ेगा अपने 10-12 लोग लेके, वहाँ वो पुराने मसले खड़े हो जाएंगे। तो अब परवेज़ इलाही साहब ही इंचार्ज हैं। जिस हद तक वो समझते हैं कि उनके मफाद में है वो इमरान खान की बात मानेंगे, जहाँ वो समझते हैं कि उनके मफाद में नहीं है वो बिल्कुल उनकी बात नहीं मानेंगे। अब इमरान खान साहब ने ये देखना है कि क्या अगर ऐसी सूरत हाल होती है कि परवेज़ इलाही साहब उनकी बात नहीं मानते तो खान साहब क्या करेंगे, कुछ सकते हैं। यानी सेठी साहब ये तो वो वाला मामला हो गया जो शहबाज गिल की हवालगी से मुताल्लिक था। उस वक्त भी हमने यही कशमकश देखी थी कि ये परवेज़ इलाही साहब अहकामात दें, परवेज़ इलाही साहब अहकामात नहीं दे रहे थे। लेकिन बहरहाल वो मामला तो सामने आ गया, लेकिन ये मामला भी अब सामने आ गया कि अंदर का इनसाइडर था क्या। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सेठी साहब, अवामी राय बहुत अहमियत की हामिल होती है और आवाम जो है वो सिर्फ सियासतदानों से सवाल नहीं करती, वो सेठी साहब से भी सवाल करती है। हमारा ट्विटर तो वैसे भरा पड़ा है, हमारे व्हाट्सएप पे लोग गाहे बगाहे आपसे सवालात करते रहते हैं। ऐसे ही सवाल हमने एक चूज़ किया आपके लिए, आपको दिखा देते हैं।
अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से इमरान खान अपने जलसों में धमकियां दे रहा है कि हम इस्लामाबाद को बंद करेंगे, फवाद चौधरी की धमकी आई और सबसे बड़ी धमकी गंडापुर साहब की आई है कि जो कह रहे हैं हम इस्लामाबाद पे कू करेंगे। तो जब ये कू करेंगे, ज़ाहिर बात है सरकारी वसाइल ये इस्तेमाल करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब से। तो जब ये इस्तेमाल करेंगे तो वज़ीर आला साहब जो होते हैं वो फ्रंट पे होते हैं। तो क्या आइन और कानून फिर फेडरल को ये इख्तियार देने के उसमें हक में होगा कि वो गवर्नर राज नाफिज कर दे? क्या ऐसा पॉसिबल है? सवाल तो बड़ा अहम है सेठी साहब, ये पॉसिबल है? मैं भी पूछ लेती हूँ क्योंकि राणा सनाउल्लाह साहब भी बहुत बार धमकियां लगा चुके हैं कि हम पंजाब में गवर्नर राज लगा देंगे, लगा देंगे। लगा सकते हैं? हो सकता है जी बिल्कुल, टेक्निकली तो लगा सकते हैं। सियासी तौर पे लगाना चाहेंगे या नहीं वो अलग सवाल है। टेक्निकली कैसे लगा सकते हैं? आइन के मुताबिक जॉइंट हाउस, सेनेट एंड नेशनल असेंबली, वो सेशन में होना चाहिए, फिर वहाँ मेजॉरिटी लेनी पड़ती है और उसके बाद आप वो लगा सकते हैं और गवर्नर को कंसल्ट करना पड़ता है। तो इन थेरी इस वक्त क्योंकि इमरान खान साहब पार्लियामेंट में नहीं है तो बिल्कुल ये नंबर्स गेम जो है वो बना सकते हैं। तो मुश्किल होगी थोड़ी सी, सेनेट के अंदर मेजॉरिटी नहीं है, मगर इधर जो है तो लगाने को तो लगा सकते हैं टेक्निकली स्पीकिंग। वो चैलेंज भी हो जाता है आमतौर पे कि जी ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था, मगर मेरा ख्याल है अगर वो लगाना चाहें तो लगा लें और गवर्नर्स राज लग जाए। अच्छा, अब बात यह है कि क्या उसके साथ मसले क्या हल होंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो धमकी इमरान खान दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं ना कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, यही धमकी है। तो परवेज़ इलाही तो किसी लॉन्ग मार्च का हिस्सा नहीं बनेगा। आपने थ्योरी भी दी है अभी ना? मैंने आपको बताया कि वो किसी लॉन्ग मार्च का हिस्सा नहीं बनेगा और यहाँ फटा पड़ जाएगा पंजाब के अंदर कि इमरान खान साहब लोगों को कहेंगे निकलें और ब्यूरोक्रेसी को ऑर्डर करेंगे, जैसे गिल के ज़माने केस के अंदर उन्होंने कहा था आईजी को और सुपरिटेंडेंट को कि आप ये करें, ये उन्होंने नहीं किया ना। क्या कर लिया इमरान खान ने? कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परवेज़ इलाही ने ऑर्डर देना, इमरान खान ने ऑर्डर नहीं देना कानूनी तौर पे। इमरान खान होंगे बाहर बैठे हुए प्रेशर डालने के लिए, मगर ब्यूरोक्रेसी रिटन ऑर्डर्स लेती है। रिटन ऑर्डर्स सही जगह से, कंसर्न्ड क्वार्टर से आने पड़ते हैं। तो वो अगर वो ऑर्डर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं बनेगी। तो केपी से अगर ये भेजना चाहेंगे लोग तो वो भेज दें, कितने लोग भेज देंगे पहली बात। तो पंजाब अगर नहीं सपोर्ट करेगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा, ठीक। दूसरी बात ये है कि अगर ये बंदे भेज भी देते हैं लॉन्ग मार्च के लिए तो क्या उसी वक्त प्रोवोक हो जाएगी फेडरल गवर्नमेंट के, वो गवर्नर राज लगा देगी? नहीं, आसानी से कंट्रोल कर लेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ हो ना तो आपको कोई पावर नहीं गिरा सकता सवाए कोई आइनी पावर। आइन के तौर पे अगर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इकट्ठा कर लेते हैं तो आप कर सकते हैं, मगर आपका ख्याल है कि स्ट्रीट पावर के ज़रिए जब रेंजर्स खड़े हैं साथ हुकूमत के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब रेंजर्स बाहर आ जाते हैं ना तो वहाँ उनके सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता। ऐसी सूरत हाल है। और सिर्फ धमकी काफ़ी होती है कि जी पुलिस आगे और पीछे रेंजर्स हैं। तो मैं नहीं समझता कि उस किस्म की अब डिस्टेबलाइजेशन मुमकिन है। खान साहब को भी इस बात का एहसास है। उन्होंने पहले भी धमकी ये दी थी कि मैं लॉन्ग मार्च कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, और हुआ क्या था, एक छोटी सी वो मार्च इस्लामाबाद पे नहीं कर सके डी चौक के ऊपर, अदालत ने रोक दिया था। ये अदालत उसी तरीके से ये चीज़ें रोकेगी जैसे रात को 12 बजे उन्होंने इनको कोई गैर आइनी काम करने से रोक दिया था स्पीकर साहब को, और अप्रैल में आपको याद होगा। तो सूरत हाल ये है कि डिस्टेबलाइजेशन की इजाज़त नहीं मिलेगी। इस वक्त मईशत बहुत बुरे हालात में है, आवाम के हालात बड़े नाजुक हैं और इस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत में ये नहीं चाहेगी कि खान साहब अपनी डिस्टेबलाइजेशन कैंपेन के अंदर कामयाब हो जाएं। और उन्होंने पंजाब में पक्का किया हुआ है चौधरी परवेज़ इलाही को, ठीक है, उधर फेडरल गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और पीपल और MQM वगैरह सब चुप हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट कह रही है उनके साथ चल रहे हैं। और सो मैं समझता हूँ कोई ख़तरा नहीं है इस वक्त किसी किस्म का। इमरान खान साहब को ये पैगाम चला गया है, ये मैंने कब से कह रहा हूँ कि अब वी आर नॉट गोइंग टू ट्रीट यू विद किड ग्लव्स। मतलब ये है कि अब हम सख्ती करेंगे अगर आप गड़बड़ करेंगे। इसीलिए आपने देखा कि अदालतों को भी ये एक तरफ इमरान खान साहब की तरफ से प्रेशर है कि आप हमारी साइड लें, ठीक है, और ये बाय द वे 2016 से ये चल रही है इमरान खान की गेम, अदालतों के ऊपर प्रेशर। जब से पैनामा केस हुआ था उसके बाद
इमरान खान साहब का ये हमेशा से ये प्रेशर रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और अदालतों के ऊपर, जिसकी वजह से फिर एक JIT भी बनवाई गई। आपको याद होगा वो खान साहब के कहने के ऊपर, प्रेशर के ऊपर ये सब कुछ हुआ था। तो अब बात यह है कि उसके बाद भी उन्होंने ये बिल्कुल ये रखा है अपना मौक़िफ़। अब सूरत हाल ये है कि कुछ बातें जुडिशरी भी उनकी नहीं मान रही। अच्छा, अभी आपने देखा कि गिल साहब की प्रोविजनल बेल जो थी वो ख़त्म हो गई है, उन्होंने उनको नहीं बेल दी। अब आगे देखना ये है कि किस केस में जुडिशरी जो है वो खान साहब के प्रेशर के अंदर आ जाती है, या किस केस में के अंदर उन्हें नेशनल इंटरेस्ट और कौमी मफाद का सोचना पड़ेगा, और ये सोचना पड़ेगा कि हमने पहले अपोजिशन के साथ क्या सलूक किया और क्या उस तकाजे में हम आज भी उस किस्म का सलूक इनके साथ करेंगे या नहीं करेंगे। जस्टिस देखनी भी होती है और करनी भी होती है, ऐसे ही है ना। तो अब साथ ये है कि 3 लोगों को पहले अदालतों ने कंटेम्प्ट के अंदर डिस्क्वालीफाई कर दिया है। एक आमा के ऊपर एक प्रेसिडेंट को निकाल दिया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया। आज खान साहब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कर चुके हैं, ठीक है ना, और कल बुलावा भी है, और ऊपर से मनी लॉन्ड्रिंग और सारे केसेस अब तैयार हैं, तोशाखाना रेफरेंस तैयार है। कैसे बचेंगे यहाँ से? या तो जुडिशरी खड़े होकर ये कह दे कि हमने इंसाफ नहीं देना आवाम को या किसी और को, हमने सिर्फ खान साहब को प्रोटेक्ट करना है, तो फिर देखा जाएगा। या ये है कि फिर इंसाफ दें और न लगे भी कि आपने इंसाफ दिया। अगर आपने इंसाफ दिया था नवाज शरीफ को और आपने दानियाल को और तलाल को और निहाल को इंसाफ दिया था, तो फिर आज हम सब यही तवक्को करते हैं कि इमरान खान को भी इंसाफ मिलेगा। लेकिन कल जो है वो बड़ा अहम दिन है। सिटी साहब, बिफोर वी साइन ऑफ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कल तौहीन अदालत में खान साहब पेश हो रहे हैं, 2:30 बजे ज़ाहिर है समाअत होगी। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर भी माफ़ी तलाफ़ी हो जाएगी, छड्डो छुड़ाओ वाला काम हो जाएगा, या क्योंकि टाइम नहीं है तो मैं बस एक मुख्तसर बात कर दूं। खान साहब ने जो अपना रिटन जवाब दिया है उसके 2-3 पहलू हैं बड़े दिलचस्प हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि जी मैंने तो जज्बे में आके एक रैली के दौरान जिसमें बहुत सी बातें हो जाती हैं तो मैंने ये कहा। दूसरा उन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है, उन्होंने ये कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये ज़ेबा बीबी जो है वो मैजिस्ट्रेट है। मेरा तो ये ख्याल था कि वो भी एक ब्यूरोक्रेट जैसे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हैं, वो जुडिशल मैजिस्ट्रेट नहीं है। ये तो मतलब ये कि ब्यूरोक्रेसी को तो मैं गाली गलौज कर सकता हूँ, मैंने जुडिशरी का नहीं किया। ठीक है, अच्छा ये भी कह दिया उन्होंने। और तीसरी ये की है कि इसमें जो कुछ मैंने इस बयान में, रिटन बयान में मैंने आपको सामने रखा है, मैं और तीसरी बात ये कही कि मैं अगर आपको मसला है मेरे जो मैंने बातें कही हैं उससे आप नाराज़ हो गए हैं या कोई मसला बना है तो मैं अपने लफ्ज़ विड्रॉ कर लेता हूँ। ये नहीं कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ। अगर मेरे लफ्ज़ों से आपको तकलीफ़ हुई है तो मैं अपने लफ्ज़ विड्रॉ कर लेता हूँ। ये नहीं कि मैं समझता हूँ कि मैंने कोई गलत बात कही है, मैंने बात सही कही है, मगर अगर आपको तकलीफ़ हो रही है तो मैं वापस ले लेता हूँ। माफ़ी नहीं मांग रहा मैं। तो ये बातें 3 उन्होंने कही हैं और जाते जाते चौथी ये भी कह दी है कि जो कुछ मैंने इसमें लिखा है ये टेंटेटिव है, ये कल को तब्दील भी हो सकता है, इसके अंदर मैं ऐड सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। तो अब कल बड़ा मज़ा आएगा। हमने देखना ये है कि इमरान खान साहब के वकील ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या करते हैं और अदालत उनको कैसे देखती है। ठीक है, अब ये तो मामला कल ही पता चलेगा जब खान साहब पेश होंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये पैगाम देना भी बहुत ज़रूरी है कि सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। ऐसे में अपना बड़ा दिल कीजिए और आगे बढ़िए, इमदाद कीजिए। और उम्मीद करती हूँ कि इस सैलाब की तबाहकारी से हमारे सियासतदान और इदारे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। फरवा वहीद को नजम सिटी शो से इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।